Hello students, today we are going to study lesson number 5 in the history for class 8 when people rebel in 1857 and after what had occurred. So in this section we study about the different types of policies and the peoples, how the Nawab loses their powers, what happened with Indians and what happened with the other kings, queens, peasant landlords in India, and how they can affected by the different types of policies of the Britishers. So in this section we study about, let me start this chapter. uh, as we know that East India Company and effect they had on different peoples like kings, queens, peasants, landlords, tribal soldiers were all affected in different ways. You have also seen that how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. Nawab lost their power in the mid 18th century. Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts, or the freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded and their revenues and territories taken away by the states. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जब अंग्रेज़ों ने ऐसी कुछ नीतियां बनाई थी जिससे कि सभी लोग अफेक्टेड थे इंडिया में, राजा रानी, और चाहे वो पीजेंट्स हो, फार्मर्स हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो यहाँ तक कि इंडियन सोल्जर्स भी, सभी कोई भी नहीं बचा जो अंग्रेज़ों की कूटनीति की पॉलिसी थी उससे। उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस समय नवाब जितने भी थे, लगभग 18th सेंचुरी के मिड पीरियड में जितने भी राजाज थे, नवाब थे, उन सब की पावर्स को छीन लिया गया था, और उन्होंने अपनी अथॉरिटी और ऑनर, उनकी अपनी रिस्पेक्ट, उनकी अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी सब छीन ली गई थी, और सभी लोगों पर, सभी चीज़ों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। उनकी सारी आर्मी को, राजाओं की जितनी आर्मी थी उन सबको जो है एक तरीके से उनकी पूरी फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया था, और वो सब अंग्रेज़ों के ही अधीन हो गई थी, और अंग्रेज़ अपनी मनचाही तरीके से उन सारी टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में लेकर के अपने अकॉर्डिंगली पॉलिसी चलाते थे पूरे इंडिया में, और उनसे रेवेन्यू वसूलते थे। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई, कुछ लोगों ने उनको निगोशिएट करने की कोशिश भी की, जब तो उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्होंने उनसे लड़ाइयाँ की। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को, जो कि झांसी की रानी थी, उन्होंने ये कहा कि वो चाहती थी कि जो कंपनी है वो उनके जो पुत्र हैं, जो अडॉप्टेड सन थे, उनको ही राजा उनके बाद, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद माने। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने ये मना कर दिया तो रानी लक्ष्मीबाई की वॉर होती है 1857 में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जो है वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हुए डेथ को चुन लेती हैं, और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे, ये थे पेशवा बाजीराव टू के सन, और इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने अंग्रेज़ों से मांग की कि उनके पिता की मृत्यु के बाद में जो है उनकी जितनी भी पेंशन आती है उनके फादर की, वो बंद ना की जाए और इनको दी जाए, लेकिन ऐसा कंपनी सरकार ने नहीं किया, और उनकी सुपीरियरिटी और मिलिट्री पावर्स को भी घटा दिया, और उनको जो है पेंशन देने से मना कर दिया। अवध में भी ऐसा ही हुआ कि जो अवध की, जैसे कि जो यहाँ लखनऊ का एरिया है, वहाँ पर 1801 में उन्होंने सब्सिडरी अलाइंसेस लगाया, जिसमें से उनकी जो फोर्सेस थी नवाब, अवध के नवाब की, उनको जो है जब उन्होंने फोर्सेस लेने से मना कर दिया तो उनको ज़बरदस्ती वो फोर्सेस दी गई, और 1856 में पूरी जो अवध टेरिटरी थी वो टेक ओवर कर ली गई। अब लॉर्ड डलहौजी जो था उसने डिक्लेयर किया था हर टेरिटरी में, और उसने बहुत ही ज़्यादा मिसगवर्नड नीतियाँ ब्रिटिश रूलिंग की चलाई थी, जिससे कि उसने अपने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से करते हुए उसने जानबूझ करके ऐसी नीति बनाई थी जिससे कि वो एक के बाद एक सारी प्रोविंसेस को हड़पता चला गया। अब जो कंपनी थी उसने एक ऐसा रोल प्ले किया था जिससे कि की पूरी मुगल डायनेस्टी जो है वो उसका अंत हो गया था। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो था वो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसने क्या किया कि उसकी पूरे परिवार को जो है लाल किले से बाहर निकाल दिया और दिल्ली में कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया। 1857 की बात है कि लाल बहादुर शाह, ये जो बहादुर शाह जफ़र थे, इन्होंने इनकी जो गवर्नर जनरल कैनिंग ने इनकी पूरी
परिवार को वहाँ से निकाल दिया रेड फोर्ट से, जो कि लास्ट मुगल किंग थे, और इनको रंगून में जाकर के पहले तो नज़रबंद कर दिया जाता है जहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनके जितने भी पुत्र होते हैं ये बहादुर शाह जफ़र के, इनके सभी पुत्रों को, इनके जितने भी सन होते हैं उन सबको अब राजा नहीं माना जाता था, बल्कि उनको खाली प्रिंस की संज्ञा दी जाती थी, और उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, एकमात्र पेंशन पे उनको रहना पड़ा। पीजेंट्स और सेपोइस जितने भी थे, जितने भी उस समय के ज़मींदार थे और छोटे किसान थे, इन सब पर हाई टैक्सेस पड़ते थे, जिससे कि और उनको रेवेन्यू लगान बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी अपने कलेक्शंस पर। अगर ये उन लगानों को पे करने के लिए लोन लिया करते थे जमींदारों से, तो उनके ऊपर ये कर्जा भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे इन सब चीज़ों से भारतीय जो सिपाही थे वो भी खुश नहीं थे। जो अंग्रेज़ों की सेना में भारतीय सिपाही थे, इनमें भी असंतोष था, क्योंकि इनको भी जो पेमेंट मिलता था कंपनी सरकार की तरफ से, और जो अलाउंसेस भत्ते दिए जाते थे, ये सारे, उनकी जो सर्विस कंडीशंस थी, ये बहुत ज़्यादा दयनीय थी, पिटी थी। इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के जितने सोल्जर्स थे उनको अलग वेजेस दिए जाते थे, उनके वेजेस और अलाउंसेस हाई होते थे एज कंपेरिजन टू इंडियन सोल्जर्स। अब आता है कि इसके बाद 1824 में जब बर्मा में लड़ाई लड़ने गए ये सिपाही हमारे, तो इसमें ये भी कहा गया कि एक तो हमारे देश में माना जाता था कि जो भी समुद्री यात्रा करके बाहरी देशों में लड़ने आते थे उनका धर्म भ्रष्ट होता था। तो हमारे देश के जितने भी सिपाही हैं उनके धार्मिक आस्थाओं के विरुद्ध उनको समुद्र पार करके जो है ज़बरदस्ती लड़ाई लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत भेजा जाता था। तो जहाँ बर्मा में जब हमारे देश के सिपाही सी यात्रा करके सी रूट को पार करके कंपनी की तरफ से फाइटिंग करने जाते, तो वहाँ पर उन्होंने ये ऑर्डर फॉलो करने से मना कर दिया वहाँ के सिपाहियों ने, और इस तरीके से उनको पनिश भी किया गया, और इतना ज़्यादा उनके ऊपर वो इशू लगाए गए कि वो बेचारे वहाँ पे उनकी डेथ ही हो गई। 1856 में एक कंपनी जो है उसने एक नया लॉ पास किया, जिसमें हर एक पर्सन जो भी कंपनी की आर्मी का एम्प्लॉय होता था, उसको कंपनी की तरफ से समुद्र पार करके लड़ाई लड़ने के लिए जाना ही पड़ता था। अगर कंपनी में ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया है कि उनको जो है समुद्री यात्रा पार करके और समुद्र पार करके जाना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए, तो वो जाते थे, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे। इन सब चीज़ों से बहुत अनहैप्पी थे वो वहाँ के सोल्जर्स। और पीजेंट जो थे, जो विलेजर्स में बहुत सारे पीजेंट, उनकी फैमिलीज भी जो थी वो सब परेशान थी। धीरे धीरे सिपाहियों के अंदर बहुत एंगर, बहुत गुस्सा व्याप्त हो रहा था। अब रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो ये सोचते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें वो कैसा भी मनचाहा रूल चलाएंगे, इसलिए जब इंडियन ने सोसाइटी में जो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की जाए। हालांकि कुछ ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि इंडियन सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, तो उन्होंने लॉज वगैरह ऐसे पास किए, जैसे सती प्रथा का अंत कराया, और विधवा विवाह को मान्यता दी, और इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में लेके आए। 1830 के बाद क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसने क्रिश्चियन मिशनरीज को ये अलाउ कर दिया कि वो अपना आराम से आकर के यहाँ पर किसी भी लैंड एरिया में बस सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। 1850 में जो एक नया लॉ पास किया, उन्होंने ये भी पास किया कि जो भी इंडियंस जो क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो उनका धर्म परिवर्तन करके उनको क्रिश्चियन बनाया जा सकता है। और तब क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियंस को उस समय कन्वर्ट करके क्रिश्चियन धर्म को मतलब क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए, हम ये कह सकते हैं मजबूर तो नहीं किया, लेकिन उनको ऐसा प्रेरित किया गया कि बहुत सारे भारतीयों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। और इस क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाते थे उनको प्रॉपर्टी वगैरह दी जाती थी, और उनको जो है पैसे दिए जाते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स, सोशल प्रैक्टिसेस भी की गई, जिससे हमारे देश में थोड़ी उन्नति हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विषय था जिस पर जो भारतीयों की आस्था है उसको प्रभावित भी किया गया। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, अगर हम सभी लोगों की दृष्टि से देखें ब्रिटिश रूलिंग, तो ब्रिटिश रूलिंग कहीं पर तो बहुत अच्छी मानी गई, कहीं पर बहुत ख़राब भी मानी गई। और एक म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन, मतलब कहने का ये है कि जो धीरे धीरे जो लोगों के अंदर गुस्सा था रूलर्स के बीच में, और जो जनरल लोग थे तो उनके बीच में, तो ये स्ट्रगल धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और ये बढ़ते बढ़ते इसमें कहीं पर कभी ब्रेक डाउन होता था, कभी जो है ज़्यादा हो जाता था, इससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा।
और सभी लोग के कॉमन एनिमी धीरे धीरे कंपनी, सरकार और ब्रिटिशर्स होते जा रहे थे। तो फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप, पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन 1857 में इंडिया में क्या हुआ कि एक साथ उसके इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में कई जगह पर 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें एक ही साथ कई टेरिटरीज में इंडिया के लिए फ्रीडम फाइटिंग की गई और लगभग 100 ईयर्स ये युद्ध चलता रहा। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने एक बहुत बड़ा विद्रोह झेला है जो कि स्टार्ट हुआ था मई 1857 में, जब कंपनी के ही जो सिपाही होते हैं वो कंपनी सरकार के रूलिंग से प्रभावित हो जाते हैं और वो डर जाते हैं, क्योंकि ये सिपाहीज ने मेटूनेड इन सेवरल प्लेसेस। इन सिपाहियों की वजह से ये जो संघर्ष हुआ, बैटल हुई, ये काफ़ी दिन तक चल रही है मेरठ में, और उसके बाद में ये वहाँ से फैलते फैलते पूरे देश में फैल गई। अब 19वीं सेंचुरी में भी आते आते कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे कॉलोनियाँ बसाई थी, इनके खिलाफ भी बहुत बड़ी आर्मी जो थी यहाँ हमारे देश में रहती थी अंग्रेज़ों की, तो उसके खिलाफ भी बहुत युद्ध हुए, बहुत विरोध हुआ इसका। 29 मार्च 1857 को क्या होता है कि एक यंग सोल्जर मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी में, उसने एक ऑफिसर पर अटैक कर दिया और उसके लिए जो इसने जो आर्मी में सिपाही थे उनको बताया कि इसमें जो गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, तो उसको उसने यूज़ करने से मना कर दिया। उसको देखते हुए 85 सिपाही ने मिल करके उसके साथ विद्रोह किया, जिससे कि 85 सिपाहियों को उस समय डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से और उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। तब से 10 मई से लेकर के जेलों में मेरठ में बहुत सारे सिपाहियों को जो कैद किया गया था, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया, उनको मार भी डाला। और कई लोगों ने इस वॉर को डिक्लेयर किया है फिरंगीज, यानी कि ये लोग फिरंगी हैं अंग्रेज़ और इनके खिलाफ हमें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। फिर इसका अंत होता है दिल्ली में जाके, जहाँ बहादुर शाह जफर को लास्ट में जो है कैद कर लिया जाता है और रंगून की जेल में भेजा जाता है, जहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। तो ये देखते हैं कि हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों में हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोगों ने मिल करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और 10 मई का जो रेबेलियन था वो स्टार्ट होते होते बहुत बड़ा उसने रूप ले लिया। पूरे देश में उस समय म्यूटनी हुई और कई सारे ऑफिसर्स मारे गए और कई सारी जगह एमिनेशन का इस्तेमाल किया गया। फायर पे बिल्डिंग्स पे फायर की गई और एक शंखनाद गूंजा रेड फोर्ट पे, जिसमें बहादुर शाह जफर जो है लास्ट में उनको जेल हो जाती है और फिर वो डाई हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लेकिन बहादुर शाह जफर जैसे लीडर्स के बाद बहुत कम लीडर्स हुए धीरे धीरे, तो मुगलों का अंत हुआ। और जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने बर्मा के रंगून में, बर्मा की राजधानी थी रंगून, वहाँ पे जेल में भेजा गया, तो उन्होंने वहाँ पे एक लेटर लिखा और वहीं से वो लोग अपने चीफ्स को और दूसरे कंट्री के रूलर्स को आह्वान करते थे कि आओ और इंडिया की स्टेट के फ्रीडम के लिए फाइटिंग करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि इसमें जो है बहादुर शाह जफर के बाद धीरे धीरे लोगों में इंथुसियाज्म जग गया, वो इंस्पायर हो गए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक साहस था, एक होप थी, एक आशा थी कि हम एक दिन अपने देश को आज़ाद जरूर कराएंगे। ये रेबेलियन धीरे धीरे दिल्ली से निकल के कानपुर, लखनऊ, बरेली और देश के अलग अलग भागों में फैला, जिसमें बढ़ चढ़ के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर के बाद नाना साहेब और पेशवा बाजीराव के जो अडॉप्टेड सन थे, वो कानपुर में उन्होंने युद्ध किया। और बिहार में भी तक युद्ध हुआ है इसके खिलाफ। और अंग्रेज़ों के जो खिलाफ अवध में वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह के एक वंशज होते हैं बिरजिश कादिर, उन्होंने लखनऊ में इनकी अंग्रेज़ों की गुलामी करने से मना कर दिया, तो उनके खिलाफ वहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी। और ब्रिटिश कादिर की जो पूरी टेरिटरी होती है उसको लेने के बाद में उनकी जो बेगम होती हैं, बेगम हजरत महल, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ असंतोष में लड़ाई लड़ी। झांसी में आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने युद्ध किया था। और उसके बाद तांतिया टोपे और नाना साहब की जनरल थे। मध्य प्रदेश में एक मंडला रीजन है, अवंती बाई लोधी रामगढ़ में, और
कई सारे लोगों ने इस तरीके से बैटल फाइट की। और इसमें एक और चीज़ डिस्कस करते बच्चों, 6 अगस्त 1857 को क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं टाइटलर, इनकी जो कि कमांडर इन चीफ होते हैं उस समय, तो इनके पास डर के मारे क्या होता है कि इनके पास एक अवध के रीजन को जब ये पूरा म्यूटनाइज कर रहे थे, तो उसी समय कई सारे विलेजर्स ने भी इनके खिलाफ, जमींदार वगैरह ने भी मिलकर इनके खिलाफ एक युद्ध नीति छेड़ दी। और उसमें जो है ये भाग के खड़े होते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे इंडिया में जो कि गद्दार थे, और उनकी वजह से क्या हुआ कि ये लोग जीत जाते हैं, अंग्रेज लोग। और कई सारे लीडर जैसे कि अहमदुल्ला शाह, ये एक मौलवी थे फैज़ाबाद के, ये इन्होंने फैज़ाबाद में 1857 का रेबेलियन स्टार्ट किया था, और इनके साथ ह्यूज फोर्स सिपाहियों की थी जिससे कि इन्होंने युद्ध लड़ा। और एक थे बख्त खान, ये एक सोल्जर्स थे बरेली में। बिहार में मैंने आपको बताया एक ज़मींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने ये रेबल स्टार्ट किया था, और इन्होंने जिसको ज्वाइन भी किया। कई महीनों तक ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हर जगह छोटे छोटे रूपों में, लेकिन लास्ट में कंपनी सरकार अपनी कूटनीति से इन सभी लड़ाइयों में इंडियंस को हरा देती है। लेकिन इसके बाद जो है ये क्रांति बढ़ती रही, और जब नवंबर 1862 में रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर मारे जाते हैं, और उनकी जो बेगम होती है जीनत महल, उनको भी प्रेजेंट कर दिया जाता है अक्टूबर 1858 में। 1858 में मार्च में लखनऊ में को भी पूरा टेक ओवर किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई भी 1858 जून में मारी जाती हैं, और रानी अवंतीबाई, इनके साथ भी लखीमपुर खीरी में ऐसा ही कुछ हादसा होता है। तात्या टोपे जो कि गुरिल्ला वार करके छापा मार नीति से युद्ध करते थे, इनको भी किल किया जाता है अप्रैल 1859 में। ब्रिटिशर्स ने हर जगह ट्राई किया कि जो इंडियन पीपल जो कि उनके लॉयल थे, जो उनके वफादार थे, यानी कि हमारे देश के गद्दार, उनसे उन्होंने सहायता ली, कूटनीति अपनाई, चालाकी से जीता हर चीज़ को। और कई जगह उन्होंने अपनी एनेक्सीज बनाई, लैंड वगैरह को होल्ड कर लिया। तो हम ये देखते हैं बच्चों की इस तरीके से 1000 ऑफ पीपल्स उसमें मारे गए थे। अब इस म्यूटनी के बाद में राजाओं की, नवाब्स की, सिपाहियों की, और सारे नवाबों की लगभग जितनी भी क्लेम्स थे वो सब ले लिए गए, ब्रिटिश ने अपनी अथॉरिटी कर दी। अब इसके बाद क्या होता है कि 1858 में एक न्यू एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन्स को ट्रांसफ़र करती है, और उसमें ये कहती है कि जितने भी इंडियन अफेयर्स हैं उन सब में ही जो मैनेजमेंट होगा वो सारा कंपनी सरकार का होगा। और कंपनी सरकार को भी नहीं बोलती, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार होगा। अब कंपनी सरकार को ओपन किया जाता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का सारा जो रूल वगैरह रेगुलेशन है ये अब ब्रिटेन से ही पास होके आएगा। और वहाँ के लिए जो इंडिया में, इसके लिए ब्रिटिश कैबिनेट की तरफ से एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया, और इंडिया को एक स्टेट की तरह माना गया। और इसकी सारी गवर्नेंस पावर जो थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में आ गई। और अब गवर्नर जनरल जो थे इंडिया में आते थे, और वाइसराय के टाइटल से रूलिंग करते थे आकर के, और ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटेन में बैठी हुई महारानी थी उसके आदेश से, चार्टर वगैरह से अपने हमारे देश में जो है हुक्म चलाया करते थे। और डायरेक्टली यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की होती थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट की होती थी, जो कि इंडिया पर रूलिंग करते थे। जितने भी कंट्री के चीफ्स थे वो सारे के सारे जो है फ्यूचर में इन्होंने सारी टेरिटरीज़ को एनेक्स करने की सोची। जो भी राजा रानी जिनके भी बच्चे नहीं होते थे उन सबको ही एनेक्स कर लिया करते थे। उनके उनके जितने भी राज्य हुआ करते थे वो सब ब्रिटेन की जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी उसके नेतृत्व में आ करके उन पर जो है कंपनी सरकार का रूल चलता था, यानी कि ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। ये भी डिसाइड किया गया कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके कई सारे प्रपोर्शन में आर्मी में अब इंडियन सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा शामिल किया गया। पहले तो जब ये रेबेलियन हुआ तो उन्होंने यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाया और इंडियन सोल्जर्स को कम कर दिया, क्योंकि उन्होंने जब ये देखा कि 1857 में इंडियन जो सिपाही थे उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था इस चीज़ का। तो धीरे धीरे कंपनी सरकार ने की जो ये नीति थी उसको देखते हुए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि जो भारत में जो अंग्रेज़ों की सेना होगी उसमें मैक्सिमम यूरोपियन सोल्जर्स होंगे और मिनिमम इंडियन सोल्जर्स होंगे। तो इस तरह अब इंडियंस को जो है सिपाही भी नहीं बनाया जाता था, तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी फैला।
अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स जो थे उनको बाहर निकाल दिया गया, गोरखास। और बाहर निकालने के बाद में क्या हुआ, जो गोरखा थे, जो सिख थे, पठान थे, उनको रिकरेक्ट किया गया। और जो मुस्लिम्स लोग थे उनकी कई सारी लैंड और प्रॉपर्टी को पर कब्जा कर लिया गया ज़बरदस्ती। इसके अलावा जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कस्टमरी रिलीजियस जो थे उनको रिस्पेक्ट करना डिसाइड किया, यानी कि केवल वो अपना ही धर्म चलाते थे, क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा फॉलो करने की बात करते थे। इंडिया में जितनी भी सोशल प्रैक्टिसेस होती थी उनको ज़्यादा मान्यता नहीं दिया करते थे। जमींदारों की और जितने भी लैंडलॉर्ड थे, जो भी ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई अंग्रेज़ों ने कि उनके सारे के सारे लैंड हथिया लें। अब 1857 के बाद जो इंडिया में नई हिस्ट्री उदित होती है, यहाँ पर एक बच्चों ये पूरा मैप है जिसमें दिखाया गया लाहौर, फिरोजपुर, शिकोया, चुलनपुर, सहारनपुर, मेरठ, रोहतक, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, नवाबगंज और ये आजमगढ़, बनारस, दीनापुर, झांसी, जबलपुर, नीमाच, यहाँ मऊ, यहाँ तक पूरे मध्य प्रदेश कंप्लीट पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो 1857 के बाद में अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया है। ठीक है। और ये मेन सेंटर थे, दिल्ली, मेरठ और बरेली, नवाबगंज, लखनऊ, फैजाबाद और झांसी, ये मेन सेंटर्स हैं जिनमें रिवोल्ट हुआ। और ये जो ब्लैक से दिखाया गया वो अदर सेंटर्स हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे 1857 के बाद और क्या भारत में नीतियाँ अपनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा और क्या क्या हुआ, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share my videos. Thank you.